ये रही पता। Yes. और हमने इस पर ये देखिए फोर्स अप्लाई किया। Yes. आपको एकदम साफ दिख रहा होगा ये वस्तु विस्थापित हो चुकी है। Yes. और जब हमने इसको छोड़ा तो ये वापस आ गई। Yes. इसका मतलब साफ है कि ये वस्तु इलास्टिक है। Yes. और अब हमने इस मार्कर को आपके सामने खींचा और देखिए मैं पूरा बल लगा के खींच रहा हूँ। Yes. और ये हमने कहा भी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है बट वापस गया नहीं गया, खिंचाया या नहीं खिंचाया, हमको रियलाइज नहीं। Yes. अब रियलाइज कराने इतना फोर्स लगा दें तो संभव है कि ये टूट जाए Yes. या फैल जाए लेकिन वापस नहीं ना जाए। तो ये क्या होगी बेटा? प्लास्टिक। प्लास्टिक होगी। Yes. तो समझ में आ गया? Yes. अब समझ गए हो तो अब दो बातें और माइंड करो कि जब भी हम कोई वस्तु पर फोर्स लगाएंगे Yes. और वो वस्तु डिस्प्लेस होगी Yes. तो यह डिस्प्लेसमेंट एक सीमा के अंतर्गत ही होगी। Yes. अगर उस सीमा को हम लांघ जाएं तो दो बातें होंगी, या तो ये खींच जाने के बाद फिर वापस नहीं जाएगी Yes. या तो टूट जाएगी। इसका मतलब कि जिस समय यह इतनी खिंच गई कि फिर से वापस नहीं गई, इसका मतलब हमने इसके प्रत्याश सीमा को पार चला गए। Yes. और अगर टूट गई Yes. तो भी हम पार चले गए। Yes. जैसे आप लोग सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जब आप अपने बैंड लगाती हैं हेयर में तो फैलाती हैं लगा देती हैं, फैलाती हैं लगा देती हैं, बार बार ऐसे एक्सरसाइज करते करते महीने 2 महीने वो रबड़ टूटता है कि नहीं टूटता? या फिर इतना खिंच जाता है कि अगर पहले आप 2 फेरा मार रहे थे तो अब वो ढीला होने लगता है, तो अब आपको 2 के बजाय 3 सर्कल मारना पड़ता है। बोले है ना ऐसे? बोलो ये क्यों हो गया? क्या सीमा को खो रहा है। ऐसे ही आपके साइकिल में लगा हुआ स्टैंड में स्प्रिंग है, जिस दिन खरीद के लाए वो दिन खूब चकाचक स्टैंड खड़ा हो रहा था, लेकिन आपने मित्रता में स्टैंड लगा के बैठा दिया मित्र को। अब वो उस पर लोड पड़ा, वो फैलना शुरू कर दिया। और ऐसे करते 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 पता चला कि अब स्टैंड आप उठाते हो तो वो जमीन ही पे रह जाता, लात से उठाना पड़ता है, यानी वापस नहीं जाना। बताइए ऐसा होता है कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल आप अपने बाल का ले लीजिए। आप में से भी बहुत से लोग होंगे बाल झाड़ते होंगे तो कंघी के घर्षण कुछ बाल आपके सिर में से अपरूट होके कंघी में आ जाता है, होता है। इसका मतलब कि आपके बाल पे इतना फोर्स पड़ गया कि वह बाल की इलास्टिसिटी के सीमा के बाहर चला गया, इसलिए बाल अपरूट हो गया या टूट गया। तब आप फट से चिंतित हो जाते हो, अब खूब प्रोटीन पिलाने लगते हो सिर को, है ना? अब प्रोटीन पिलाने लगते हो। जैसे कौन सा प्रोटीन है तो आपने देखा होगा ग्लूटामिन प्रोटीन, पैंटीन के प्रचार में बताते हैं, और 12 में आएंगे तो पढ़ेंगे भी इसको। तो वो प्रोटीन अवेलेबल कराते हैं। तो शैम्पू में, सारे शैम्पू में देखना एल्बुमिन है। अंडा देखा है ना? तो अंडे में देखना एक सफेद भाग होता है, बीच में पीला भाग होता है। तो जो बाहर का सफेद वाला हिस्सा है, मैंने बिना उबाले वाली बात कर, तो वो है एल्बुमिन जो प्रोटीन है। और बीच में जो पीला वाला भाग है वो लेसिथिन है, वह तुम्हारा फैट है यानी चर्बी। इसीलिए किसी को हार्ट रोग हो तो देखना वो अंडे में पीला वाला भाग फेंक देता है और सफेद वाला खाली खाता है, क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन है और पीला वाला लेसिथिन है जो एक फैट है, उससे मोटापा बढ़ता है और एल्बुमिन से शरीर की मसल्स में पावर आता है।
वही अंडे का एल्बुमिन यानी सफेद वाला हिस्सा निकाल करके आपके शैम्पू में डाला गया है। उसमें सोडियम लारिल सल्फेट अल्कोहल मिलाया गया है जो झाग देता है, और जो आपका अंडा है वो आपके बाल को प्रोटीन देता है। आप समझ आ गया? तो ये सब आपको जानना चाहिए क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो। तो अब ये घटना से समझ गए ना सीमा क्या होती है? तो प्रत्यास्थ सीमा क्या है? वह सीमा जिसके अंतर्गत कोई वस्तु अपने प्रत्यास्थ के गुण को बनाए रखती है, उसे प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। और जब हम उस सीमा के तो या तो अपने प्रत्यास्थ गुण को खो देती है या फिर ब्रेक कर जाती है। यानी आपके बाल का टूटना इसका मतलब बाल की इलास्टिसिटी के लिमिट से आउट हो जाना। आगे बैठे ये जो स्वेटर आपने दूसरे का पहने कि अपने पहने हैं, ऐसे ही सब पहनता होगा। तो जब आप पहनने जाते हो तो देखना आपके शरीर में जब वो डाला जाता है तो फोर्स पड़ने को फैल जाता है और फिर वापस आ जाता है। लेकिन अब घर में कोई लोग खींचा खाची करें तो अब देखना, अब वो पहन लो तो वापस नहीं आता। तो आपके लिए वो आपका जो फिगर का फिजिक वैल्यू है उसको घटा के वो थैला जैसा हो जाता है, जैसे थैला में आदमी घुसा दिया है ना, तो फिर इलास्टिसिटी खो दी है। अब आजकल तो देख रहे होंगे स्ट्रेच करने वाले जीन्स, सारे कपड़े स्ट्रेच वाले आ रहे हैं कि आपकी बॉडी के हिसाब से प्रेशर पड़े फैल जाए, सिकुड़ जाए। नहीं तो कुछ पहले जीन्स आते थे, कोई जीन्स देखते हो बहुत से लोग पहनते हैं और टाइट हो जाए तो उनको न चल जा रहा है न बैठ जा रहा है। और कभी कभी कुछ ऐसे वीडियो में देखता हूँ जिसमें अगर कोई लड़की जीन्स पहन ली है तो दो लोग चाहिए निकालने के लिए। इसका मतलब कि स्ट्रेच जीन्स नहीं है ना? वो पूरी बॉडी के लिए बहुत दुर्दशा है। और ऐसे लोगों को चर्म रोग और मसल में स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है क्योंकि मसल को एरिएशन चाहिए। मसल में बहुत जगह ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती तो एनारोबिक रिस्पिरेशन ब्लड करने लगता है। जैसे आपको अनुभव करिए, जब आपका पैर थका हो या बॉडी थकी हो तो जाके पानी से मुंह धो लो या गोड़ धो लो, जैसे लगता है बहुत आराम है। क्यों? क्योंकि मसल को ऑक्सीजन की डिफिशियंसी चल रही है, इसलिए मसल में ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि ग्लूकोज को जारित होकर CO2 H2O 673 किलो कैलोरी एनर्जी देना चाहिए। नहीं हो पा रहा है। तब पानी के जैसे ही टच में आता है तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो पा करके उसका गैलेक्टोज अब उसका गैलेक्टोज जो है लिपोलाइज होता है, टूटता है। तो जैसे ही एनर्जी मिलती है मसल हैप्पी हो जाती है। तो आपका जवाब तनिक ताजा हुए। इसीलिए जो लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि टाइट कपड़े नहीं, आपका बॉडी से हल्का कपड़ा होना चाहिए जिसमें स्पेस रहे, एरिएशन होता रहे। जैसे घर में खिड़की रोशन ना लगाते हैं ना इन वेंटिलेशन के लिए, वैसे बॉडी में भी वेंटिलेशन होना चाहिए। आप समझ में आ रहे हैं? क्लियर हो गया? तो लिमिटेशन क्या है? क्लियर हो? प्रत्यास्थता की सीमा। हाँ सर, ये तो अपनी प्रत्यास्थ सीमा के कहाँ के लिए है? तो अपना ऊर्जा तो खो देगी। अब कल बता रहे थे कि हम वस्तु पर बल दो प्रकार से अप्लाई करते हैं, या तो मास हैंग करके जो ग्रेविटी से लग जाती है, या जो एक न्यूटन के द्वारा जानते हैं कि जैसे कल अभी हमने खींचा वो खिंचाव। और जब आप सोफा पर बैठते हो तो सोफा पचक जाता है, हटते हो उठ जाता है। यानी कि वहाँ आप खिंचाव नहीं पुश कर रहे हो, तो वो भी तो फोर्स लगा ना। और वो फोर्स मास के कारण जनरेट हुआ, क्योंकि आप जैसे ही बैठे ग्रेविटी ने आपको mg फोर्स से खींच लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को जुटा लीजिए माइंड में।
अब कोई डाउट है? नो सर। अब चलो देखा जाए कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो अच्छा बल के पहले वो बता दें आपको जो बता रहे थे कि हाउ टू नो, यानी कैसे आप जानोगे कि कौन सी वस्तु में प्रत्यास्थ का कितना गुण है। ठीक है? यस सर। तो चलो बहुत आसानी से समझो कि कैसे पता लगाएं। अगर किसी भी वस्तु को फ्रीली छोड़ दो, राइट है? यस सर। अभी हम करके दिखाते हैं। फ्रीली छोड़ दो। तो देखना वो वस्तु को और पुल कर लेगी। यस सर। यानी पृथ्वी खींच लेगी। यस सर। अब वो पटकना नहीं है, मैंने कहा ओनली फ्री करना है। यस। तो वो जा करके अगर वहां से फिर उछले यस सर। तो जानो वो वस्तु में इलास्टिसिटी गुण है। और ना उछले तो प्लास्टिक है। यस। राइट है? यस सर। प्लास्टिक है। Yes. जैसे तुम लोग देखना अगर ईटा फेंकना तो देखना ईटा गिर के पहले थोड़ा सा उछलेगा। यस। छड़ है या कोई भी लोहे का सामान उसको भी फेंको उछलेगा, यानी कि उस शब्द में इलास्टिसिटी थोड़ा या ज्यादा है। अब सवाल है कि सबसे लोएस्ट इलास्टिसिटी किसकी होगी और सबसे हाईएस्ट किसकी होगी? जो वहां पर जा करके थोड़ा सा उछले, मतलब बहुत कम उछले, यानी वो मिनिमम न्यूनतम इलास्टिसिटी रखता है। यस। और छोड़ दो पुनः उछल के वही तक आ जाए, इसका मतलब उसके पास सबसे ज्यादा। और बीच का मतलब वही है कि जो जितना उछले उसकी इलास्टिसिटी आगे। यस सर। देखो उसमें ये लोग गिट्टी उट्टी रखे हैं, यस है ना? सब कुछ निकाल लीजिए, वो बराबर निकाल के रखिए, फिर अपना खुद रख लीजिएगा, कोई आपका नहीं देगा, टेंशन क्या है। हाँ बैठिए। अब आप देखिए यहाँ, अब यहाँ से देखिए आई एम जस्ट ओनली सेटिंग इट फ्री। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यस सर। कि कैसे जानते हैं? यस सर। अब व्हाट इज हैपनिंग यू कैन वॉच नाउ। वीडियो बनाइए। Here I am just going to set it free and then it will be far. Yes. You have to recover total picture. Hello? Yes sir. cameraman? Yes sir. Yes. Let's see. So I am just going to set it free. कुछ हुआ है ना? Yes sir. आपने देखा, मैंने नीचे नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा उछला। Yes sir. बताओ इसमें इलास्टिसिटी है कि नहीं? है ना बेटा? Yes sir. आपको डाउट? अब मेरा मार्क को दीजिए टेस्टर। अब इसको देख के बताइए उछला या नहीं? Yes sir. थोड़ा सा उछला है। Yes. इसके पास इलास्टिसिटी कम है। अब तो है ही ना प्लास्टिक, Yes sir. है कि नहीं? Yes sir. अब चलिए अब हमें विकास कुछ और देना है। अरे भी गिले भाई ये जबर रखता है चौके चक्कर में पड़ा, ले लीजिए। अब लेट्स वॉच, उठा लीजिए, देख रहे हैं? अब नाउ वॉच व्हाट इज हैपनिंग। Yes, sir. यानी यू हैव टू वॉच व्हेन आई एम जस्ट गोइंग टू सेट इट फ्री, तो देन आफ्टर फॉलन ऑन द ग्राउंड what happens? According to that I will just decide it has the elasticity or not. Yes. Let's watch. देख रहे हो मैं पटक नहीं रहा हूँ। अरे ये तो मजेदार है। Yes sir. टमाटर बड़े मजेदार हैं। Yes. अभी तक जितना छोड़ा था उन सब में सबसे ज्यादा उड़ा है। Yes, sir. उसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। अब तो विकास ही बचे हुए। चार लोग मिलके छोड़ देंगे। तो तुमको छोड़ के लाना चाहिए, यही फ्रेंड है। आ गया बस समझ? Yes sir. अब कोई दिक्कत तो नहीं है? No sir. अब क्लियर हो गया? Yes sir. रख लीजिए। आप लोग जो बच्चा हेल्प करता है उसके लिए तो बजाते नहीं है। बड़प्पन का परिचय देते हुए खड़ा होकर थैंक यू बोलिए। ये याद रखिए बेटा, विनम्रता कल्चर ये मेरा मूल है। Yes.
और मूलधन जितना आपके पास होगा ब्याज उतने ज्यादा मिलेगा। इसलिए विनम्र बनना सबको चाहिए। हम लोग देखिए आपको क्लास में प्रवेश करते हैं तो प्रणाम करते हैं, जबकि मेरा तो कोई अधिकार नहीं प्रणाम करने का। नहीं, हम एक दूसरे के प्रति जितना विनम्र होंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। आप बेटे बैठते हैं। थैंक यू सर। क्लियर है ना? तब जान के अब आपको बताता हूँ, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी का गुण रहता है हाथी का दांत, आइवोरी। हाथी के दो दांत, एक दिखाने के, तो वो जो बाहर निकलता है वो केवल मेल में निकलता है। वो मेल ही एलिफेंट में निकलेगा और उसे आइवोरी कहते हैं। और अगर उसको आप छोड़ोगे तो वो जितना नीचे गिरेगा और उसमें सबसे जबरदस्त इलास्टिसिटी होती है। उतना इलास्टिक सबस्टेंस पृथ्वी पर कोई और दूसरा नहीं। और आप सुने होंगे ना कि मरा हुआ भी हाथी 1.25 लाख का होता है। क्योंकि हाथी को अगर कोई मार रहा है तो वो उसका मेन रीजन दांत है। और इसका ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है। ऑर्नामेंट माने आभूषण। और ये सोने से भी ज्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि ये गिर जाए तो टूटता नहीं। अब समझ में आ गया? और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है, यानी इसका डीके क्षय नहीं होता। और सोना चांदी तो मेटल है और बहुत ही क्रियाशील है। आप पढ़े हैं ये डी ब्लॉक के फर्स्ट भी इसलिए क्रियाशील है। अतः इसीलिए आप देखोगे सोना बहुत क्रियाशील होने से माताएं कहाँ रोज रोज पहनती हैं, केवल विशेष अवसर पर पहनती हैं। वो भी 4 पार्टी अटेंड कर ले, धोबी फिर बेचती हैं सफाई के लिए। ठीक है ना? तो इसीलिए बेटा वो बेचारा माना जाता है। तो फिलहाल इलास्टिसिटी कैसे जानेंगे, अब श्योर हो गए आप लोग? तो हाउ टू नो व्हाट काइंड ऑफ द सबस्टेंस हैव द मोर और लेस इलास्टिसिटी? So I have just given the demo. When we are setting free from the some height and after falling, if it goes up, I mean bounce. If doesn't bounce, so it means the completely plastic. And if bounce, so how much bounce? That bounce is showing the elasticity property. If it bounce as much as from at what height it was dropped, so it means it have the maximum elasticity. And if you have the little, according to that height, I will decide its limitation, its elasticity power are less or more. आ गया समझ? तो जितना उछलेगा उतना ज्यादा इलास्टिक है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। कम उछलेगा समझ आ गई? अब किसी को कोई दिक्कत है? अब हम आपको इसको खींचे हैं तो आपको दिखाने जा रहे हैं कि इलास्टिसिटी वस्तु में क्या होने जा रहा है। आइए देखिए। पहला आप देखिए, इसको हम खींच रहे हैं तो ये देखिए अपनी लंबाई के सापेक्ष बदल गया है। अब अगर हम ये वस्तु इलांगेटेड या सिलेंड्रिकल वस्तु ना लें, ठीक है, ऐसी वस्तु ले लें क्यूबॉइडल या क्यूब मतलब घना, तब देखिएगा घनाकार हो या घना हो, अगर उस पर आप बाह्य बल लगा दें तो देखिएगा उसका आकार बदल जाएगा। क्या बदलेगा? आकार। अभी मैं दिखा रहा हूँ झोले पे, लेकिन आपने बढ़िया आकार देखा होगा जब 2 ठिठरा का आगे बढ़ जाए देखिए फोबड़ा नहीं होता क्या? अब जैसे ये देखिए, ये विकास का झोला है और इसमें बड़ी माल पानी रखे हुए हैं, और इस तरह इसका शेप ऐसा बना हुआ है। और अब हम देखिए फोर्स लगा दिए, ये देखिए बोलिए झोले का शेप वैसे ही रह गया कि तो आकार बदल गया ना? ये जरा सा बेटा बंद करके दो। ये देखो ये भी है
अब इस पर ये देखो बल लगा दिए, इसका देखो इधर कम हो गया, आगे बढ़ गया। Yes, sir. ऐसे बेंच पर बैठते हो कहा जाता है ना, हिलाओ मत नहीं तो टूट जाएगा। Yes, sir. हिला दो तो देखना बेंच यार बढ़ गया यार, बोलो आकार से। Yes, sir. तीसरा देखो, तीसरा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं तुमको। ये रही साइकिल की पंप। बताओ पंप की, बताओ इस समय प्रेशर P पर आयतन इतना। Yes, sir. अब तुम इसको जरा दबा दो, बोलो यहाँ से यहाँ। Yes, sir. अभी उतने आते हैं कि सिकुड़ गया, सिकुड़ गया। और जैसे ही हटा तो फिर ढके हुए रहो। Yes, sir. देखे हो कि पंप में Yes, sir. हवा भरते से सटक जाओ तो मालूम है। Yes, sir. नहीं? तो बोलो ये क्या हुआ, आयतन चेंज। Yes, sir. पंपों में बदल गया। आयतन चेंज। अगर दबाने से पंपों में शॉर्ट हो जाता तो आकार भी बदल जाता। Yes, sir. लेकिन हमको आयतन में बदलना है। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी प्रत्यास्थ पदार्थ पर वायुबल लगाते हो तो वायुबल लगाने से उसमें 3 परिवर्तन संभव है। Yes, sir. या तो लंबाई के सापेक्ष, या आयतन के सापेक्ष, या आकार के सापेक्ष। और जब किसी का परिवर्तन होता है तो उस घटना को तुम लोग अपनी भाषा में मोच कहते हो। चल रहे ऊपर ऐसे हो गया तो मोच आ गया। और हम फिजिक्स की भाषा में उसे विकृति या स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृति या स्ट्रेन बोलते हैं। अब जैसे छोटे रहोगे तो कुछ बच्चे गांव में, छोटे बच्चे मुंह में अंगुली डाल के ऐसे करते हैं। Yes, sir. तो कोई देखता है तो क्या कहता है, अरे मुंह पर बढ़ जाएगा, काहे खींच रहा है। Yes, sir. तो बताओ उसका आकार बिगड़ गया। Yes, sir. अभी तुम लोग हंसते मुस्कुरा रहे हो, बड़ा खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन रोने लगो तो देखना चेहरा खराब हो जाएगा। Yes. पता है ना? Yes, sir. कोई आदमी सिसक सिसक रो रहा है, देखना उसके शरीर का कितने रंग का मुंह बन जाएगा। हंस रहा है तो उस समय देखना कभी इतना हंसेगा कि इनमें से जाओ निकल के चले जाओ। बताओ आकार बदल गया। Yes, sir. तो क्या हो गया, विकृति। अभी तुम जानते छोटा शिशु है, गाल पकड़ के एकदम इमोशनल लग गया, बेचारे का खींच दिए। अब छोड़ो वापस जाएगा, उतना तक काई बताइए ना। विकृति हो गई। इसका मतलब कि किसी प्रत्यास्थ पदार्थ पर, जैसे अभी मैंने दिखाया, अगर आप वायुबल लगा रहे हो Yes. तो उस वायुबल लगाने से वह लंबाई या आकार या आयतन के सापेक्ष उसमें बदलाव बदला। Yes. अब अगर इस बदलाव का हम भिन्नात्मक आकलन कर लें, Yes. क्यों? क्योंकि देखो अगर ये रबड़ में इतने को खींचूं तो देखो इतना फैल गया, ज्यादा फैल गया, और नीचे से खींचूं इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि इसकी इनिशियल लेंथ कितनी है। Yes, sir. और जो बदलाव हो रहा है उसी लंबाई पर हो रहा है। Yes, sir. ऐसे ही आकार पर भी तो होगा। Yes, sir. जैसे बड़ किताब लेते इतना चाप दे तो हो सकता है पन्ना पन्ना अलग हो जाए। Yes, sir. सही कि नहीं? Yes, sir. तो इस भिन्नात्मक परिवर्तन को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी कि विकृति। आगे बच्चों Yes, sir. क्या बोलोगे? Restrain. किसी भी प्रत्यास्थ पदार्थ, जैसे मैंने अभी आपके सामने 2-3 प्रैक्टिकल किया, ये देखो तीनों प्रैक्टिकल। दिस इज द XY सिलेंड्रिकल वायर। Yes, sir. यानी कि ये एक प्रत्यास्थ तार है। Yes, sir. और इसकी इनिशियल लेंथ ये है। Yes, sir. और अब हमने कहा था बल लगाने का 2 तरीका है, या तो पुल या पुश करो, Yes, sir. या फिर मास लटका। Yes, sir. ऐसा में से कोई भी तरीके से हमने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया। Yes, sir. और अब ये y से बढ़ के y डैश पे। Yes, sir. अभी देखिए। Yes, sir. और देखो ये फैल गया।
तो बताओ ये लंबाई के सापेक्ष बदलाव होगा। Yes, sir. यहाँ देखो आयतन के सापेक्ष हुआ और आकार के सापेक्ष भी देखो। देखो ये घनाभ के आकार की बॉडी है Yes, sir. और अब हम इस पर देखो इधर से ब्रश लगा दिया Yes, sir. जो अभी किताब में देख रहे हो। Yes. अब ये तो वही है लेकिन ये वाला पोर्शन देखो फैल के यहाँ चला गया। Yes, sir. ये वाला पोर्शन फैल के यहाँ अब तो इतना बदल गया कि नहीं? Yes, sir. तो बोलो इसका आकार वैसे है कि बदल गया? तो ये देख रहे हो आकार के सापेक्ष हो गया। Yes, sir. ये आयतन के सापेक्ष और ये लंबाई के सापेक्ष। Yes, yes. ठीक है सर। Yes, sir. ओके अब हम परिभाषा में डाल दें। बोलो ये सब परिवर्तन केवल किसमें होगा? जब किसी प्रत्यास्थ पदार्थ पर तो वह या तो लंबाई या तो आकार के साथ जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है Yes. वही उसकी आगे? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. अनुदैर्घ्य विकृति इसी को हम लोग रेखीय विकृति भी कहते हैं। Yes, sir. आप लोग कम बोल रहे हैं क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अंग्रेजी में इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। Yes. ठीक है ना? Yes, sir. हाँ नाम हम दो तीन दिन बता दे रहे हैं जैसे भी पेपर में आ जाए। Yes, sir. लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब जरा देखो तो अब तुम्हें बताओ ये स्ट्रेन किस में पॉसिबल है? उनमें पॉसिबल है जो वस्तु बेलनाकार हो। Yes, sir. जैसे तुम्हारे घर में अर्गनी जो बनाए हुए तार Yes. बिजली वाला वायर Yes. छड़ ये सब बेलन है ना। Yes, sir. तो जो भी वस्तु बेलनाकार यानी इलॉन्गेटेड हो Yes, sir. लंबी हो Yes, sir. देखे होंगे अभी इस समय गांव में देखना खंबे पर नंगा तार जा रहा होगा तो जाड़ा में टाइट हो गया। Yes, sir. गर्मी में देखना झट झूल जाएगा। Yes, sir. और वाले मोदी जी झूल जाते होंगे ऐसा नहीं होता। No, sir. तब ये कैसे होगा? तो तुम्हारा दिमाग काम कर रही है Yes. कि हीट की वजह से Yes, sir. क्योंकि 9 में तुमने ये चैप्टर पढ़ा है कि अगर कोई भी वस्तु को हम गर्म करें तो उसकी लंबाई तो उसमें वो लंबाई के सापेक्ष अगर बढ़ती या घटती है Yes. तो इसे हम ऊष्मा का रेखीय प्रसार या अनुदैर्घ्य प्रसार कहते हैं। Yes, sir. और अगर वह लंबाई चौड़ाई दोनों के सापेक्ष बढ़ती या घटती है Yes. तो उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। Yes. और अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के सापेक्ष बढ़ती घटती है Yes. तो उसे आयतन प्रसार कहते हैं। अब तुम्हें ये जानबूझ के बताया क्योंकि अभी इनसे भी उनका रिलेशन आने वाला है। Yes. तो यहाँ देखो यहाँ तो हम खींची खाचा कर रहे हैं ना। Yes. उसे हीट नहीं कर रहे हैं। Yes. तो जब when we are applying the force और वो बॉडी क्या करे फोर्स लगने के बाद लंबाई में बढ़े या घटे तो ये हो गया अनुदैर्घ्य विकृति। यानी कि लंबाई के सापेक्ष हुए भिन्न नामक परिवर्तन को यहाँ से सीखो एक तो सीख लोगे तो अगला तुम अपने से मैंने यहाँ लिख दिया लंबाई के सापेक्ष हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्घ्य या रेखीय विकृति बोलो बेटा ये बात है। Yes, sir. आई हैव Yes, sir. अब तुम सब बच्चे जानते हो भिन्न भिन्न बनता अंश और हर्ष। Yes, sir. बताओ फिजिक्स में इसी को अनुपात भी पढ़ा है। Yes, sir. तो
बताओ अगर ऋणात्मक परिवर्तन चाहिए तो इसका मतलब कि आपने बल लगाया तो कितनी लंबाई में बढ़ा? Yes, sir. और जो भी बढ़ेगा वो प्रारंभिक लंबाई पर डिपेंड करेगा। Yes, sir. इसका मतलब लंबाई में हुआ परिवर्तन। अब हुआ परिवर्तन का मतलब चाहे बढ़ जाए चाहे बढ़ जाए। अब बढ़ती प्रारंभिक प्रारंभिक Yes, yes. अब देखो ऋणात्मक हो गया। Yes, sir. ये कहलाएगा अंदर। अब इसको मेंशन करेंगे सिग्मा Sigma. लंबाई में वृद्धि स्मॉल एस Yes. और प्रारंभिक लंबाई Yes. तो फार्मूला तैयार हो गया। Yes, sir. अब तुमने ये लिखा the fractional changing occurs relating to length is called longitudinal strain। अब बोलो लिखेंगे गाड़ी को लिखते इधर देखो अब यहाँ लिखेंगे changing occurred in the length upon initial length। कोई डाउट नहीं? अब ये देखो दोनों एक ही भौतिक राशि का रेशियो है। तुम्हें मैंने फिजिक्स में टर्म्स बताया था कि बेटा जब कोई भी एक ही भौतिक रेशियो का भौतिक राशि का रेशियो होता है तो उसकी कोई इकाई नहीं। तो ये भी देखो लंबाई ये भी लंबाई मीटर बटे नीचे कट गया खत्म। इसका मतलब विकृति इकाई विहीन होती है और इकाई नहीं तो डायमेंशन नहीं। इसकी न तो बीमा होगी और परीक्षा में पूछ दिया भाई ने व्हाई तो यू विल जस्ट एक्सप्लेन द रीजन कि सर इफ एनी रेशियो occurred between the same quantity यानी अगर कोई एक ही भौतिक राशि का अनुपात हो तो उसकी ये भी लंबाई प्रिंसिपल है समझ में यानी when the ratio stands between the same quantities so then it doesn't have the unit and not dimension। याद रहेगा प्रिंसिपल याद है। अब इसी तरह बताओ कि हम बताएं आपसे कि बताओ आयतन विकृति क्या होगी। तो एक बेवकूफ भी बता देगा आयतन के सापेक्ष आयतन में हुआ परिवर्तन मजा आ गया ना? ये क्या हो मजा आकार अपरूपक विकृति आकार के सापेक्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो ला लिया जाए पहले लेते हैं आयतन विकृति। अब परिभाषा मैं नहीं बताऊंगा तुम लोग अपने से लिख लोगे ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोले हाँ बोले नहीं अपने से करो। ये देखो आयतन के सापेक्ष क्या तब कैसे बात करते हैं गलती आ रही है आपको। कोई बच्चा की प्रॉब्लम नहीं आयतन के सापेक्ष लिख लोगे ना बेटा? Yes. जो नहाए तो कल लिख ले रहे हैं। जब संडे टू संडे नहा रहे हैं मन को घबरा रहा है। संडे टू संडे बोलो यहाँ आयतन के सापेक्ष सूत्र बनाने आता है। जैसे वो कहा है ना बराबर आप बोलो यहाँ क्या लिखो में हुआ परिवर्तन बटे देख लीजिए ये सब प्राइमरी से भी कमजोर हैं। बताओ हिंट देते ही सबका हो गया ऐसा बैठे नहीं ना यस में ना नो में बोल भी नहीं रहा कि हमको नहीं आता। हम नहीं जाते तो हमको भी नहीं पता चलता कि हाँ चले बेटा।
अब आयतन में परिवर्तन देखिए, जैसे कोई के स्मॉल भी हो गया, Yes, sir. प्रारंभिक आयतन Yes, बेटा अब यहाँ स्मॉल भी लिखते हैं sir. और यहाँ कैपिटल भी लिखते हैं, और अब इसको आप चाहो तो सिग्मा भी कर लो, करना चाहो मत करो। स्ट्रेन यानी अपरूपण विकृति, सही शब्द बोलो, स्ट्रेन कहा जाता है। Yes. तो स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, स्ट्रेन अंग्रेजी लिखा भी है। अब बोलो इसमें क्या होगा, बोलो आकार। Yes, sir. तो बताओ बन जाएगी ना? Yes, sir. बताओ ये हो गई इसकी प्रारंभिक लंबाई, हो गई ना? Yes. अब ये देखो हमने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, Yes, sir. तो ये वाला पोर्शन बताओ यहाँ चला गया। Yes. अगर मैं इसका नाम रखूं A B C D E F R S, तो बताओ बेटा ए वाला आ गया है A डैश, बाकी तो सब वही है। Yes, sir. तो इसलिए इसका आकार पहले जैसा था वो भी रख चुका है। Yes, sir. बताओ प्रॉब्लम? No, sir. तो अब ये बताओ यहाँ से यहाँ देखो, Yes. बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट? Yes. X। Yes, sir. अब ये सब परिवर्तन को हिसी सापेक्ष हुआ ना? Yes, sir. तो अब बताओ हम यहाँ पर अगर लिखते हैं अपरूपक विकृति, तो बोलो अब यहाँ आयतन की जगह क्या लिखा है? आकार के सापेक्ष हुआ परिवर्तन। Yes, sir. तो समझ आ रही है? Yes, sir. अब आई कुल घटा के बोलो ये x बदला है, Yes, sir. और नीचे वाला l है, तो बोलो x बाई L. अब ये हो गया अपरूपक विकृति, Yes, sir. यानी सिग्मा s। आ रही है बेटा? Yes, sir. तो सिग्मा x बराबर Exactly. यहाँ x विस्थापित भाग की लंबाई है, Yes, sir. और ये भाग लंबी। ठीक है। Yes, sir. और थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो बेटा अब हम अगर फार्मूले पढ़ें तो अब इसको मैं बेटा बोलूँगा, तो बताओ इसको किससे डिनोट करते हैं? ये देखो यहाँ से यहाँ चला, ठीक है ना? Yes, sir. यानी थीटा कौन है? अपरूपक विकृति। श्योर हो गया? Yes, sir. थीटा बराबर x बाई L. ये देखो, अंग्रेजी में थोड़ा सा अंतर हो, स्ट्रेस। और अंग्रेजी भाषा में जानते हो ना स्ट्रेस माने क्या होता है? खिंचाव। जैसे किसी के चेहरे पर सिकन आ जाए, चिंतित हो जाए तो देखना हाइपर सिकुड़ जाता है। तो लोग क्या कहते हैं ना स्ट्रेस में क्यों हो, ना तनाव में क्यों? सही है ना बेटा? ये स्ट्रेस क्या बोलेंगे? प्रतिबल। अब बताओ प्रतिबल कौन था? अब यहाँ देखो, बताओ हमने ये जो F फोर्स यहाँ लगा के खींचा है, बताओ ये पूरी लंबाई में लगाया था। Yes, sir. और ये बेलनाकार है तो इसका एरिया भी होगा। Yes, sir. इसका मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जो विकृति पैदा करने के लिए जो बल लगाना पड़ता है या जो बल आवश्यक होता है। आगे सब Yes, sir. बोलो क्या बोला हूँ फिर से सुनो। एकांक क्षेत्रफल पर विकृति उत्पन्न करने के लिए जितना बल लगाना पड़ता है वही उसका प्रतिबल Yes, sir. बोल सकोगे? Yes, sir. फिर से सुनो।
किसी भी प्रत्यास्थ पदार्थ में विकृति उत्पन्न कराने के लिए एकांक क्षेत्रफल पर तो the required amount of the force over the unit area of the elastic substance to produce the strain is called stress. आगे बताओ, जल्दी बताओ। अब हमने लिख दिया यहाँ according to definition, यानी परिभाषा। बोलो क्या लिखेंगे? विकृति उत्पन्न कराने के लिए यस लगाया कराने की आवश्यकता होती है। देखते हैं आवश्यक यस बोलो प्रतिबल। यस तो परिभाषा से सूत्र बनाना सीखा है। यस अब देखो, बताओ, जिसको एकांक कहा जाता है वो नीचे और जो बच गया ऊपर। तो बता बेटा, बल की प्रतिबल सूत्र से आप यूनिट निकालो। तो बताओ, हम जानते हैं कि S = F/A। बताओ, बल की इकाई यस बल की इकाई तो बोलो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस अब आगे डायमेंशन तो जानिए न्यूटन की सीमा मीटर का L minus यस ml minus L पावर -1 t पावर -2। आगे बेटा यस बताओ, एकांक क्षेत्रफल पर अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न कराने के लिए अब बोलो। यस और फिर बोलो। एकांक क्षेत्रफल सहायता करने के लिए उत्पन्न कराने के लिए आवश्यक बल को आयतन प्रतिबल। यस तो करी तो ना यस परिभाषा बनाओ, सूत्र बनाएंगे। बेलनाकार पदार्थ में होती है। यस अक्षर बच्चे 9 10 में पढ़े हो कि बेलन उस आकृति को कहते हैं जिसका आधार वृत्ताकार हो और शेष भाग elongated है ना वृत्ताकार। बोलो, ऐसे तार भी होता है ना। तो ये रहा आपको समझने के लिए, आपके तार को एक्सपेंड कर रहा हूँ। बताइए, ये रहा वृत्ताकार आधार, बाकी बॉडी देखिए लंबी है। अब बताओ, इसे आप बेलनाकार तार को बेलनाकार प्रत्यास्थ पदार्थ कहोगे? नाम है XY और प्रारंभिक लंबाई और इसका क्षेत्रफल मान लीजिए और वृत्ताकार है तो इसकी त्रिज्या और आप पढ़े हो वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप जानते हो कि इसमें अनुदैर्ध्य विकृति है। तो लंबाई के सापेक्ष बदलाव करना होगा और बदलाव तभी होगा जब आप फोर्स लगाओगे। और फोर्स के बारे में जानते हो कि फोर्स दो प्रकार से लगेगी, या तो खींच के या ढकेल के या इस पर मास लगता है तो mg से लग जाएगा। सही है।
और आप प्रैक्टिकली देखते भी हो। जाओ अभी तराजू तौलने के लिए जाओ, किसी दुकान पे कह दो हमको 1 किलो टमाटर दे दो, तो देखना एक पलड़े को वो 1 किलो वेट रख देगा, और दूसरे पर टमाटर 20 से उठा देगा, देखना डोरी गंज जाएगी। बोलो एमजी लगने से आपका विकृति शुरू हो गई। अब आपने कहा परिभाषण है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो अनुदैर्ध्य विकृति कराते उसे हम अनुदैर्ध्य कहते हैं। अभी पढ़ के आ रहे तो बोलो अब ये बात हम सीधे लिखते हैं कि हम जानते हैं कि तो बेटे अगर आपको बल पता है और एरिया पता है तो इसे निकाल लो। अब अगर नहीं पता है तो उस पर मास लटकाया गया होगा। तो बोलो उसकी जगह ए माने क्षेत्रफल, तार का आधार वृत्ताकार। अब बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यानी कि अब आपके पास अनुदैर्ध्य प्रतिबल ज्ञात करने के दोनों हाथ में लगे, एक थे बुनियाद को, एक थे मोटीच्यूड। अगर आपको फोर्स और एरिया दिया है बुनियाद में से अगर आपको रेडियस दिया है मोटीच्यूड से। हाँ अंदर खाओ। ओके सर अब शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है बताना। अभी आप लिखे हो एकांक क्षेत्रफल वाले प्रत्यास्थ पदार्थ में अपरूपक विकृति उत्पन्न कराने के लिए आवश्यक बल को उसका प्रतिबल करते हैं। ये सूत्र है। तो हम जानते हैं कि S is equal to F/A। यस अब इसको SS कर देंगे। शियरिंग स्ट्रेस अब एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, बताओ ये बल जो लगेगा इसके ऊपर, अब यहाँ तो आप मास नहीं लटका सकते, मास से दबा सकते हैं, जैसे सोफा पर बैठ जाते हैं। तो अगर हमको फोर्स ना दिया हो, मास रखा हो तो F बराबर mg कर लो। और एरिया बताओ ये वस्तु या तो घन होगी या घनाभ होगी या जैसे भी हो। तो अगर घनाभ है तो जानेंगे उसका आधार आयताकार होगा, घन है तो वर्गाकार होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, आयत का क्षेत्रफल लंबाई का वर्ग। अतः जैसी भी उसका आधार बनेगा उसका क्षेत्रफल का सूत्र आप कक्षा 4 से लगा लेंगे। तो जैसी आकृति और एरिया का फार्मूला बन गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब बताइए को एकांक वही आप बताइए आप बता दीजिए। किसी प्रकाश वस्तु पर एकांक क्षेत्रफल पर आयतन विकृति कराने के लिए आवश्यक लगाने वाले उत्पन्न आवश्यक बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। सही है भाई, कोई डाउट का जवाब दीजिए बच्चा। आप बताइए यहाँ देखिए आपके सामने बताइए आपका ये जो पिस्टन है इसका क्षेत्रफल A है और आपने ऊपर से F बल अप्लाई कर दिया।
तो देखिए ये दब के यहाँ तक आ गया। यस सर। तो अब हम इसी को उठा लेते हैं। यस सर। तो इसलिए लिख दिया हम जानते हैं। बोलो बल एफ लगाएंगे, एरिया ए है और इसका नाम हम रख रहे हैं बैरोमेट्रिक स्ट्रेस एस बी। अब बोलो क्या इसी को हम लोग दबाव कहते हैं? यस सर। जब आप हवा भरते हो तो कहते हैं दबाव। यस सर। तो आपने वैसे भी कक्षा 9 से पढ़ रखा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। तो ये यानी बैरोमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब दाब। यस सर। ठीक है। यस सर। तो दाब कैसे निकलता है सबको पता है। यस सर। कितने मन का मांग रहा है अकेले बेटा। और देखो अब देखो बेटा, अब जैसे तुम लोग गांव में या तुम्हारे घर में ही कोई जरूरत है, मिस्त्री को भी देखे होंगे, ईंटा तोड़ के लगाना है, क्या बैठता है, हाथ में लेता है, हथौड़ी से मारता है, और ना टूटे तो वो मारता है। यस। तो बोलो हो गया ना तोड़ी। नहीं आप सोचो ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। आपके घर में लकड़ी की जरूरत है और कोई एक मोटा सा कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो आपकी मदर कहती ले जाओ जरा तोड़ के ले आओ। तो आप क्या करते हो, उसको प्यार से सहलाते हो, मारते हो, टूट जाता है। तो दैट इज टोटल प्रतिबल, है ना? यस सर। आइए देखिए, ये देखिए ये कोई एक सबस्टेंस है जिसका एरिया ए है और इस पर ये देखिए हैमर से, ये हैमर माने हथौड़ा, ये हथौड़ा है, यस सर। और आप इसको मारेगा। यस सर। बोलो यस सर। आपकी परिभाषा के हिसाब से बना लेते हैं। यस सर। तो वही यहाँ लिखते वी नो दैट, बोलो the required force to make the break over the unit area यस is equal to breaking stress SB। ठीक है? यस सर। दिक्कत हो गई? यस सर। चलिए अब जरा देखते हैं, घबराइए नहीं। अब एक फार्मूला ये तो आपके पास पहले से। यस सर। अब बताओ फोर्स में mg। बोलो अब हमको इसका तो मास पता होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ना पता हो तो बोलो पढ़े हो ना, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। बोलो इसका घनत्व तो होगा ना। यस सर। तो बोलो लिख दिया d into v। अब बताओ वालों, अब ये बताओ आयताकार है, बेलनाकार है, कैसा है, जैसा है वैसा है। यस सर। अब अगर मान लो कि ये घनाभ के आकार का है। यस सर। तो तुम सब बच्चे पढ़ते हो घन का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई ऊंचाई। बताओ लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं। यस सर। तो क्या हम इस v को हटा के a लिखते हैं? यस सर। तो v को हटा के a into H बटे a से a कट गया। बोलो SB is equal to HDG। क्या ये ऊंचाई या मोटाई है? यस सर। b उसका घनत्व है। g आपके जी, बेटा में। है। यस सर। आ गया ना? यस सर।